हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का, जो कि बेसिक आइडियाज़, रूल और प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, ताकि वो कंट्री फिर उस हिसाब से गवर्न करती है। ये रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज़, गोल कि सिटीजन को उनका सोसाइटी किस तरीके से चाहिए कि उनकी सोसाइटी फिर फॉलो करे, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम। ये प्रोवाइड करता है एक कॉमन सेट ऑफ रूल। सारे लोग और कम्युनिटीज़ इस पे एग्री करते हैं, चाहे उनका डिफरेंट ओपिनियन ही क्यों ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है? ये डिफाइन करता है नेचर ऑफ द स्टेट। जैसे कि ये एक्सप्लेन करता है वेदर अ कंट्री इज अ डेमोक्रेसी, या फिर वो मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है। एग्जाम्पल नेपाल। नेपाल ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में, वो मोनार्की से शिफ्ट हुए थे डेमोक्रेसी में। सेकेंड, ये लिमिट करती है मिसयूज़ ऑफ पावर को। सेट्स ऑफ रूल होते हैं जिससे लीडर्स अथॉरिटी को अनफेयरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में लीडर चूज़ किए जाते पीपल के थ्रू, लेकिन उन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ता है, वो उनके लिए मस्ट है। थर्ड, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, हमें गारंटी देती है बेसिक राइट्स की, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस। एग्जाम्पल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि राइट टू इक्वालिटी सबको मिलेगी, इसलिए उन्होंने बैन किया है डिस्क्रिमिनेशन को। फोर्थ, प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। ये स्टॉप करते हैं मेजोरिटी को डोमिनेट करने के लिए माइनॉरिटीज़ के ओवर में। इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है ना, वो एक्सक्लूड ना हो या फिर ऑप्रेस्ड ना हो। फिफ्थ, सेफ गार्ड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को इमोशनल और हार्मफुल डिसीजन से, जैसे कि वो कभी फ्रस्ट्रेशन में आके ये मत बोल दे कि हमें डिक्टेटरशिप को चूज़ करना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया है गया है बेसिक राइट्स को और फ्रीडम्स को रिमूव करने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है बहुत ही लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, जो कि हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, जिससे इंडिया और ज़्यादा वैल्यू कर पा रहे हैं डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को और पार्टिसिपेशन को, क्योंकि वो रिलेट कर पाए हैं ना, तभी तो अच्छे से इतना अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए हैं, क्योंकि वो उस चीज़ की वैल्यू समझ पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, जो कि फॉर्म हुई थी 1946 में। यहाँ पे 300 मेंबर्स थे और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे ना, तो इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, ऐसा नहीं है कि फट से बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर में। यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान का भी उस समय पे पार्टीशन हो रहा था। प्रिंसली जो स्टेट है, उनका भी फ्यूचर डिसाइड करना था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और पुअर लोग थे, तो यहाँ पे सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ये एम कर रहा था उस टाइम पे कि वो मेंटेन करेंगे यूनिटी, सारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, प्रमोट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंश्योर करेंगे कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो जब वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, फील करेंगे कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट की फीचर है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। इंडिया में यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज भी बोला जाता है। फेडरलिज्म अलाउ करता है स्टेट को कि वो डिसीजन लेंगे अपने अपने रीजन के लिए खुद। ओके। और सेंटर एक को बनाया गया है ताकि वो जितने भी नेशनल मैटर है उनके ऊपर जो है वो लॉ बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिस्ट के थ्रू डिवाइड करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। हर लेवल के लिए इनकम सोर्स स्पेसिफाई करते हैं, और स्टेट को डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी मिलती है, सेंटर के एजेंट के मतलब वे में नहीं मिलती है। सेकेंड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जहाँ पे हर सिटीज़न जो कि 18 के क्रॉस कर गया हो या 18 एज का हो, वो लोग राइट टू वोट, मतलब कि वो अब वोट कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन देयर कास्ट, क्लास, जेंडर, तो नो मैटर वॉट वो लोग वोट कर सकते हैं। की फीचर ये है कि पीपल डायरेक्टली चूज कर सकते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। भी सिटीजन चाहे उनका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, नो मैटर वॉट, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, ये जो है ना एनकरेज करता है डेमोक्रेटिक माइंडसेट को और हेल्प करता है ब्रेक करने के लिए ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर हायरार्कीज को। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट, लेजिस्लेचर, इसमें लॉज बनते हैं और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसी में होते हैं। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। थर्ड, जुडिशरी, ये इंटरप्रेट्स करते हैं लॉ को, और ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है ना, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वहाँ पे आए उनको जस्टिस मिले, और जो भी लॉज वगैरह हैं उनके थ्रू उन्हें जस्टिस मिले। जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो सेपरेट करते हैं पावर को, ताकि प्रिवेंट हो सके
जो अथॉरिटी का अगर कोई भी मिसयूज़ कर रहा है तो। सारे ऑर्गन्स कंट्रोल और लिमिट करते हैं एक दूसरे की पावर्स को, और मेंटेन होता है इससे एक बैलेंस ऑफ पावर गवर्नमेंट में। फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉलोनियल रूल से एक्सपीरियंस किया था इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो उन्हें डर लगता था कि कहीं स्टेट की पावर का मिसयूज़ ना हो, इसलिए उन्होंने रिटन राइट्स लिखे हैं जिसमें सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, वहाँ पे वो रिटन में लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है स्टेट की आर्बिट्री या फिर एब्सोल्यूट पावर से सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे ये लिखा गया है। इंडिविजुअल्स को स्टेट के खिलाफ या फिर दूसरे इंडिविजुअल्स के खिलाफ सेफगार्ड करता है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मेजोरिटी के डोमिनेंस से प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सारे सिटीजन्स अपने जो राइट्स हैं, ये सारे राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसको क्लेम कर पाए, और सेकंड ये कि ये राइट्स जो है लॉ बनाने वाली सभी अथॉरिटीज़ पर लागू होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP भी बोला जाता है। इसका पर्पस ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करेंगे और गाइड करेंगे स्टेट को कि लॉज कैसे बनाने हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, और हेल्प करेंगे रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज़। ये जो DPSPs है ना, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है गवर्नेंस के लिए। फिफ्थ है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो स्टेट है वो प्रमोट या फिर फेवर नहीं कर सकती किसी भी एक रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन। तो एक सेक्युलर कंट्री में क्या होता है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सिटीजन्स फ्री होते हैं फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोफेस करने के लिए कोई भी रिलीजन वो जिसको भी चाहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी को। कंट्री की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन और लीडर्स के लिए वैल्यूज़ और आइडियाज़ डिफाइन करता है, देश को कैसे गवर्न किया जाना है इस पर भी गाइडेंस देता है। जैसे कि मान लो कोई भी गेम है, अगर आप उसका रूल चेंज करते हो तो वो गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को चेंज करते हैं ना, तो कोई भी कंट्री का नेचर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है ताकि न्यू नीड्स या फिर कंसर्न के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो सके। कभी कभी बिग पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपाल ने डेमोक्रेसी बनाने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो हमने कौन कौन से की फीचर्स देखे, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट एंड सेक्युलरिज्म। तो यही सब चीज़ें हैं। ज़रूरत है आपको एक परफेक्ट आंसर लिखने के लिए। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड हु आर रिवाइजिंग फॉर एग्जाम, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इजी नोट्स, क्विक रिविजन एंड एग्जाम टिप्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।